हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूनिट 4th मानव एवं पर्यावरण हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। यूनिट 4th पीपल एंड एनवायरमेंट, पर्यावरण। यूनिट 1st करंट अफेयर्स चल ही रही है। यूनिट 3rd आईसीटी खत्म हो चुकी है। यूनिट जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री की है वो चल रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर है। और यूनिट 4th मानव एवं पर्यावरण हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर फर्स्ट होगा। यूपीएचसीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए सामान्य विज्ञान का ये बैच है, हम इसके लिए बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं इसके अंदर ये बात करते हैं। इसके अंदर है मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध, मतलब इकोलॉजी, पारिस्थितिकी बुलाते हैं इसे। आगे है पर्यावरणीय क्षरण कारण एवं निवारण, पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उपाय। तो पढ़ाई हम शुरू करते हैं। अगर आपको किसी को भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो, वैसे हमारी पर्सनल ये है सलाह, आपको एडवाइस कि आप खुद ही नोट्स बनाएं तो आप लिख भी पाएंगे, आपको अच्छे से याद होगा। अगर लेकिन फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स की पीडीएफ चाहिए, जो वीडियो में पीडीएफ हम यूज करते हैं, हम उसी पीडीएफ की बात कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर फर्स्ट है और इसमें पढ़ाई जाएगी इकोलॉजी। स्टार्ट होती है आपकी पारिस्थितिकी। इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पर्यावरण बाहर का और जितने भी जीव हैं उनके पारस्परिक क्या अभिक्रिया होती है उनके बीच, उसका अध्ययन यहां किया जाता है। यही पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हैकेल ने किया था। यह भी पूछ लिया जाता है किसने किया था। वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, प्रत्येक जीव का एक दूसरे से संबंध होता है। यह संबंध निम्न प्रकार के हो सकते हैं। चलिए इस संबंध की बात करते हैं। पहला संबंध है सहजीविता। आपने शायद सुना होगा सहजीविता, सिम्बायोसिस इसे बुलाते हैं। इसमें दो जीवों का ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ होता है। ठीक है जी, क्या होता है? दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ दोनों को ही होता है, इसे बोलते हैं सिम्बायोसिस। सहजीविता मतलब साथ साथ जीना। यह मृतोपजीवी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर आश्रित रहते हैं, मतलब मृतों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है, सैप्रोफाइटिज्म। तीसरा है परिजीविता, पैरासाइट जो होते हैं। इस प्रकार के संबंध में एक जीव हमेशा दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। किस पर आश्रित रहता है जी? दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि होती है। जैसे जीवाणु भाई दूसरे के ऊपर अगर डिपेंड रहेगा, वैसे ही है ये, तो परिजीविता उसे बुलाते हैं। ऐसे समझिए कि बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिया, खाने कमाने लायक हो गया, वो फिर भी अपने माँ बाप पर ही बोझ बना हुआ है। आप ऐसे ऐसे समझते हैं तो वो एक परिजीविता ही कहलाएगा, मतलब एक नॉर्मल सोशल एग्जाम्पल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहभोजिता। सहभोजिता इस प्रकार के संबंध में एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को उससे न लाभ होता है न हानि होती है। जैसे अधिपादन, मतलब एक को लाभ होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लाभ है न हानि है, तो उसे बोलते हैं सहभोजिता। चलिए ये कुछ टर्म्स थे इकोलॉजी से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इकोसिस्टम पर, पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले, ये क्वेश्चन यूपीएचसीसी में एक बार पूछा गया था, 1935 में किया गया था। इस शब्द का उपयोग एजी टांसले ने सबसे पहले किया। सामान्य रूप में जीवमंडल के सभी संगठनों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं को पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहा जाता है। यह परितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, जिसमें उसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जैविक और अजैविक घटकों के बीच। अब ये घटक क्या है? जैविक और अजैविक, इनकी बात करते हैं। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, ये दो हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक।
पहले अजैविक घटक पर आते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट, इंग्लिश में बुलाया जाएगा अबायोटिक। अजैविक घटकों में मतलब इसमें जान ना हो, जो जीव ना हो। अजैविक घटकों में मृदा, मिट्टी है, जलवायु है, प्रकाश ऊर्जा आदि होते हैं। कुछ ये कार्बनिक पदार्थ हो गए, मीथेन, कार्बोहाइड्रेट आदि। अकार्बनिक हो गए, खनिज, लवण, जल आदि। जलवायु कारक, प्रकाश, ताप, मृदा, आर्द्रता इत्यादि। तो ये कैसे हैं? अजैविक घटक है। आगे आते हैं, जैविक घटक क्या होते हैं? जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, क्या बुलाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटकों को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो उत्पादन करता है, उपभोक्ता जो उस उत्पादन को खा जाता है, और अपघटक जो उस उपभोक्ता को डिकम्पोज कर देता है, सबको डिकम्पोज कर देता है। डिकम्पोज मतलब छोटे छोटे हैवीली मास सब्सटेंस को एक स्मॉल सब्सटेंस में बदलना, तो उसे डिकम्पोजिशन बुलाते हैं। चलिए बात करते हैं पहले उत्पादक। उत्पादक या समपोषी संगठक, प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस करते हैं। हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो इन्हें उत्पादक कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अनुपात को संतुलित रखते हैं वातावरण में। उत्पादक ही है वो जो संतुलित रखते हैं। आगे आते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। यह जीव अपना भोजन नहीं बनाते, ये बिल्कुल नहीं बनाते जी, ये उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं। इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। पहले आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। यह शाकाहारी होते हैं, यह सिर्फ पौधों पर ही आश्रित होते हैं, जैसे खरगोश और हिरण। ये प्राथमिक है, प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरे पर आते हैं द्वितीयक मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर। यह मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं, ये पौधों पर नहीं होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता देखो, पेड़ पैदा हुआ, पहले उसे वो प्रोड्यूसर है, वो पत्तियों से खाना बना रहा है, उसे खा गया, खरगोश खा गया, तो खरगोश हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। खरगोश को शेर खा गया, शेर हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। भेड़िया खा गया, ऐसे। यह मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं, जैसे भेड़िया, बिल्ली इत्यादि। आगे बढ़ते हैं अपघटक। अगला कौन सा है? अपघटक। इस श्रेणी में जीवाणु तथा कवक होते हैं। यह मृत पौधे तथा जंतुओं को अपघटित करते हैं। अपघटन के बाद पदार्थ वायुमंडल एवं मृदा में मिल जाते हैं। अपघटक मृत पौधे और जंतुओं को अपघटित कर वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। बिना इनके वातावरण स्वच्छ नहीं होगा, तो ये अपघटक है। तो ये थी आपका इकोसिस्टम। अगले वीडियो में, ये लेक्चर फर्स्ट था, लेक्चर सेकंड में आप जानेंगे फूड चेन क्या होती है। ठीक है जी, तो ये फूड चेन के बारे में हम पढ़ेंगे, फूड वेब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। छोटे छोटे वीडियोज ही लाएंगे हम एनवायरमेंट के, उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि इसकी अगर हम वैसे पढ़ने लगे साइंस के हिसाब से तो फिर तो बहुत बड़ा है, लेकिन यूपीएचईएससी के हिसाब से ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। आए हुए क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ यूपीएचईएससी अपडेट और यूपीएचईएससी जनरल नॉलेज के बैच के लिए। धन्यवाद।